हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल MGM कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, हमने फिज़िकल केमिस्ट्री में 11th के पूरे टॉपिक्स देख लिए थे। अब हम 12th को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम अपना पहला टॉपिक सॉल्यूशंस ये स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर की। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर मतलब कि इसमें मेनली हम लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होता है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। उसमें पहला होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या बन जाएगा, अपना सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि जो सॉल्यूट का वेट है और सॉल्वेंट का वेट है, उन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूँ, मतलब जोड़ दूँ, तो मुझे सॉल्यूशन का वेट मिल जाएगा, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें है सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वो चीज़ होती है जिसको किसी दूसरे सब्सटेंस में डिज़ोल्व किया जाता है, जिसको घोला जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूट है सब्सटेंस विच गेट डिज़ोल्व इन अनदर सब्सटेंस, मतलब जो दूसरे सब्सटेंस में डिज़ोल्व होता है। और सॉल्वेंट जो कि जिसके अंदर डिज़ोल्व किया जाता है, मतलब विच डिज़ोल्व्स अनदर सब्सटेंस, उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं पानी में नमक को घोल दूँ, तो यहाँ पे मैंने कंटेनर में अगर H2O लिया है तो जो H2O है वो तो हो जाएगा सॉल्वेंट, और इसके अंदर अगर मैं NaCl डिज़ोल्व करूँगा तो जो NaCl हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहला आता है मोलैरिटी। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू, जो फार्मूला होगा इसका वो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एंड जो यूनिट हो जाएगी वो जाएगी मोल पर लीटर, या फिर ऐसे भी लिखा रहता है कई जगह पे मोलर। ठीक है, अब सपोज़ हमें ये दिया हुआ है 3 मोलर NaOH एक्वस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मुझे इन सब टर्म्स के फॉर्मूले के साथ साथ मीनिंग भी पता होनी चाहिए। तो 3 मोलर NaOH एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है कि जो NaOH है वो सॉल्यूट है और इसका एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट क्या है, इसमें H2 है। इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि जो 3 मोल हैं NaOH के वो प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में या फिर 1000 ml सॉल्यूशन में। ये होता है मोलैरिटी का मतलब। नेक्स्ट आता है अपने पास नॉर्मेलिटी। इसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल N से। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का जो फार्मूला है वो है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो जो यूनिट हो जाएगी वो जाएगी इक्विवेलेंट पर लीटर या फिर नॉर्मल। ठीक है, ऐसे भी लिखा रहता है कई जगह पे, है ना। नेक्स्ट इसमें अगर 3 नॉर्मल NaOH एक्वस सॉल्यूशन, तो अगेन 3 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का सिंबल है स्मॉल m। स्मॉल m मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। बस इसमें यहाँ याद रखना है कि केवल यही एक कंसंट्रेशन टर्म है जहाँ पे सॉल्वेंट का वेट आता है, बाकी सब जगह सॉल्यूशन आता रहता है। तो इसका जो फार्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, मोल डिवाइड बाय किलोग्राम, यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी मोल डिवाइड बाय किलोग्राम। ठीक है, अब अगेन इसी तरीके से लिखा हुआ 3 मोलर NaOH एक्वस सॉल्यूशन, 3 मोलल, तो इसको बोलेंगे, हाँ एक यूनिट और होती है इसकी, सॉरी, मोलल। ठीक है, तो 3 मोलल NaOH एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि NaOH के 3 मोल किस में प्रेजेंट हैं, 100 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। इस बार सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्या आएगा, सॉल्वेंट। नेक्स्ट हम आती है अपने पास परसेंटेज वेट बाय वेट। तो इसका फार्मूला, ऊपर क्या है वेट, नीचे भी वेट, तो फार्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है। तो अगेन मैं एक एग्जांपल लेता हूँ समझने के लिए। 10% वेट बाय वेट NaOH एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा, 10 ग्राम ऑफ NaOH इज़ इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब 10 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है परसेंटेज W बाय V। परसेंटेज W बाय V, इसका फार्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ml में रहता है, इनटू 100। ठीक है, अगेन 10% W बाय V NaOH एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब होगा 10 ग्राम NaOH इज इन 100 ml सॉल्यूशन। नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में दोनों जगह ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगेन 10% V बाई V NaOH एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब होगा 10 ml ऑफ NaOH इज इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट
अपने पास टर्म आती है मोल फ्रैक्शन। इसको डिनोट करते हैं अपन कैपिटल एक्स से। अब सपोज़ दो कंपोनेंट है मेरे पास ए एंड बी, तो अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन का मीनिंग ही इसके नाम से पता चल रहा है कि मोल का फ्रैक्शन, मतलब टोटल में कितने मोल प्रेजेंट हैं। तो एक्स से क्या हो जाएगा, ए के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, एंड बी एक्स बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। और अगर मैं एक्स ए और एक्स बी दोनों को प्लस कर दूं तो उसका सम हमेशा कितना रहेगा, 1। मतलब मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा कितना रहता है, 1। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने पास आता है स्ट्रेंथ। इसको डिनोट करते हैं एस से, और इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एंड जो इसकी यूनिट है वो है ग्राम पर लीटर। ठीक है। अब यहाँ पे इससे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये दोनों रिलेशन अपने को याद रखने हैं। क्या, स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट एंड स्ट्रेंथ इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। तो ये दोनों फॉर्मूले अपने को याद कर लेने हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास पीपीएम और पीपीबी, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। जो पार्ट्स पर मिलियन है इसका फॉर्मूला अगेन सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ये है पीपीएम मिलियन, मिलियन मीन्स 10⁶, एंड पीपीबी पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹, ये होगा पीपीबी बिलियन। ठीक है। ये क्या किस काम में आती है, ये यूज़ होती है वेरी लो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर, और वाटर की हार्डनेस, कितना हार्ड है वाटर, उसको मेज़र करने के काम में आती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो क्या है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, इसलिए वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये चीज़ पूछी जाती है क्वेश्चन में कि कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और कौन कौन सी डिपेंड नहीं करती है। तो वॉल्यूम से जो रिलेटेड होगी वो तो डिपेंड करेगी। तो कंसंट्रेशन टर्म्स विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर कौन कौन सी हो जाएगी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, परसेंटेज W/W V एंड परसेंटेज V/V। और जो वॉल्यूम से डिपेंड नहीं करती, जहाँ पे मास आता है, वो सारी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। वो क्या होगी, मोलैरिटी, परसेंटेज W/W एंड एक्स क्या, मोल फ्रैक्शन। ठीक है। तो ये अपने को याद कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का मिक्सिंग। अब मैं एसिड बेस ही लेके चलूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले एसिड को मिलाऊँ या फिर मैं बेस और बेस को मिलाऊँ, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसकी नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, एन रिजल्टेंट इक्वल्स टू N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब ये एसिड प्लस एसिड भी हो सकता है और बेस प्लस बेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब एसिड होगा तो एन रिजल्टेंट H प्लस हो जाएगा, और बेस होगा तो एन रिजल्टेंट OH माइनस की कंसनट्रेशन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो एसिड एंड बेस है दोनों सेम अमाउंट में लिए हुए हैं, मतलब उनके इक्विवेलेंट बराबर हैं। मतलब इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। एसिड के लिए मैंने NaVa ले लिया और बेस के लिए NbVb। और दूसरा आता है अपने पास इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, किसी भी एक पार्ट, मतलब या तो एसिड के इक्विवेलेंट ज़्यादा हो जाएंगे या फिर बेस के इक्विवेलेंट ज़्यादा आएंगे, कुछ एक पार्ट बच जाएगा। ठीक है। तो सपोज़ अगर एसिड के इक्विवेलेंट ज़्यादा हो जाते हैं, एसिड के इक्विवेलेंट बेस से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक बन जाएगा। तो एन रिजल्टेंट आएगा H प्लस आयन की सॉल्यूशन। वो कैसे हो जाएगा, जो ज़्यादा है उसमें से कम को घटा दो, तो NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb। सॉरी, ये Va लिखा हुआ है, Va प्लस Vb। और अगर बेस के इक्विवेलेंट ज़्यादा हो जाते हैं एसिड से, ठीक है, बेस के इक्विवेलेंट एसिड से ज़्यादा हो जाते हैं तो OH माइनस हो जाएगा ये, और क्या हो जाएगा NbVb माइनस NaVa डिवाइड बाय Va प्लस Vb। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी अपनी कंसंट्रेशन टर्म्स थी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, हम वो करके देखते हैं क्या हमें समझ में आया है कि नहीं आया। यहाँ पे दिया हुआ है 80 ग्राम NaOH is dissolved in 320 ग्राम of H2O to make its aqueous solution, find percentage W/W। तो परसेंटेज W/W इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ पे, NaOH सॉल्यूट है 80 ग्राम डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 320 ग्राम ऑफ H2O। तो H2O यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट क्या है अपना NaOH है। तो 80 ग्राम NaOH और 320 ग्राम H2O, तो ये टोटल मिलके हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो 80 प्लस
320 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाई कितना हो गया 400 इंटू 100, यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 20%, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास W/W निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट है 40% W/V NaOH aqueous solution हैविंग डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, फाइंड परसेंटेज W/W। तो सबसे पहले तो जो दिया है उसका मतलब देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है 40% W/V NaOH aqueous solution। इसका मतलब क्या है, 40 ग्राम NaOH इज़ इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो NaOH मतलब सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का वेट तो आ गया अपने पास। अपने को क्या चाहिए, सॉल्यूशन का वेट। सॉल्यूशन का मुझे क्या दे रखा है, डेंसिटी भी दे रखी है क्वेश्चन में और वॉल्यूम भी दे रखा है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू M/V होता है, तो M इक्वल्स टू क्या आ जाएगा D इंटू वी, ठीक है। डेंसिटी 1.2 इंटू V 100, तो ये कितना हो जाएगा 120 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। अब अपने को W बाय क्या निकालना है, W। तो परसेंटेज W/W इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन 120 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 33.33%, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 320 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक इट्स एक्वस सॉल्यूशन, देन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1.5 ग्राम पर ml। तो हमें निकालना है फर्स्ट मोलैलिटी, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V एंड मोलैलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फार्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, और किलोग्राम में नहीं है तो इंटू 1000, ठीक है। तो यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है 80 ग्राम NaOH, तो मोल 80 डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, ये तो मोल हो गए, ठीक है। डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 320 ग्राम है, तो इंटू 1000, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 25/4 मोलल, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट। उसके बाद सेकंड क्या पूछा है हमसे, परसेंटेज W/W। परसेंटेज W/W कैसे आएगा, परसेंटेज W/W अभी हमने निकाला था, कितना आया था 80 डिवाइड बाय 400 टोटल इंटू 100 इक्वल्स टू 20%। उसके बाद थर्ड क्या है, परसेंटेज W/V। परसेंटेज W/V इक्वल्स टू कितना, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, हमें M ऑफ सॉल्यूशन पता है कितना है 400 ग्राम, D ऑफ सॉल्यूशन पता है 1.5 ग्राम पर ml, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा D इक्वल्स टू M/V, देन V इक्वल्स टू M/D। तो M कितना है 400 डिवाइड बाय 1.5, ये ml में आएगा, तो यहाँ पे ml में लिख दूँ, वो 400 इंटू 1.5 इंटू 100, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा अपने पास 30%। नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट अभी निकाल लेते हैं अपन ने 80 डिवाइड बाय 40 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये रहा 400 डिवाइड बाय 1.5, तो 400 डिवाइड बाय 1.5 ये ml में आ रहा है, तो इंटू 1000। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 7.5 मोलर। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ एक्वस C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं, कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी इफ़ मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H12O6 इज़, ठीक है। तो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है, तो N ऑफ C6H12O6 ये कितना हो जाएगा 0.4, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि ये ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन है, तो मतलब ये ग्लूकोज के मोल है टोटल मोल में, इसलिए मैं ये ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। एक्वस सॉल्यूशन है तो दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट H2 होगा इसमें, तो हो जाएगा 0.6। अब आते हैं अपन मोलैलिटी पे। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट कैसे निकालेंगे, मोल इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है वाटर का, और ये ग्राम में आएगा तो इंटू 1000। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 37.03 मोलर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ सैम्पल ऑफ 10,000 लीटर ऑफ H2O, in a sample of 10,000 liter of H2O, it is found that
100 ग्राम ऑफ CaCO3 इज़ प्रेजेंट, मतलब H2O की 10,000 लीटर में 100 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट है। तो हमें H2O की जो ppm में हार्डनेस निकालनी है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, H2O की ppm में हार्डनेस निकालनी है। तो ppm का फॉर्मूला क्या होता है, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या 100 ग्राम है, ठीक है। तो 100 ग्राम वेट में निकालेंगे अपन, डिवाइड बाय, हमें तो H2O का क्या दे रखा है 1000 लीटर, ठीक है। तो 1000 लीटर, ये तो हो गया 10,000 लीटर, सॉरी 10,000 लीटर को जब मैं ml में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जाएगा 10 की पावर 7 ml, और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। तो जो वेट हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा 10 की पावर 7 ग्राम, यहाँ पे रख सकते हैं 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 6, तो कितना हो जाएगा ये 10, ठीक है। यहाँ पे 10 बचेगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 10 ppm अपना आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम ppm में निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है 500 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 नॉर्मल HCl एक्वस सॉल्यूशन, इसको 1.5 लीटर 0.5 मोलर H2SO फॉर एक्वस सॉल्यूशन और 0.5 डेसीमीटर क्यूब 0.2 मोलर NaOH एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिलाया। मतलब यहाँ पे एसिड बेस दोनों को मिला दिया है। फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर। अब रिजल्टेंट मिक्सचर क्या बनेगा वो मुझे नहीं पता, तो पहले मैं क्या करूँगा, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड निकालूंगा। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, जितनी भी एसिड है उन सबके इक्विवेलेंट को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहला क्या है 1 नॉर्मल, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 500 डिवाइड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml, प्लस HCl कितना देखा है मुझे H2SO4 0.5 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर, ठीक है। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर। अब ये हम ऐसा करते हैं, इसको ml में निकाल देते हैं स्टूडेंट्स, है ना। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ मैं कर देता हूँ, सॉरी इसको हटा देते हैं अपन एक बार। तो 1 इंटू 500 प्लस 0.5 इंटू 2 इंटू, इसको मैं कर देता हूँ 1500, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2000। नेक्स्ट इक्विवेलेंट ऑफ बेस निकालूंगा अब मैं। बेस कैसे, बेस का है 0.2 मोलर, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 0.5 लीटर, तो 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 500 ml इंटू n फैक्टर 1, तो ये हो जाएगा 100। इसका मतलब जो एसिड है वो ज़्यादा है, तो जो n रिजल्टेंट है वो सॉल्यूशन क्या हो गया एसिडिक हो गया, वो H+ की कंसनट्रेशन आएगी तो कितना आ जाएगा 2000 माइनस 100 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 500 प्लस 1500 प्लस 500, वो कितना हो गया 2000, तो ये हो गया 1900 डिवाइड बाय 2500, तो ये हो गया 19 डिवाइड बाय 25, क्या आ जाएगा ये नॉर्मेलिटी, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्यूशन के निकालेंगे। नेक्स्ट है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर विच मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर डेसीमीटर सॉल्यूशन टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर सॉल्यूशन। मुझे 1 लीटर डेसीमीटर सॉल्यूशन को सेंटीमीटर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए वाटर का कितना वॉल्यूम चाहिए वो मुझे पता करना है, ठीक है। तो 1 लीटर डेसीमोलर, ठीक है। डेसीमोलर मतलब m/10 है ना। तो एक सॉल्यूशन है उसका मोलरिटी है 0.1 मोलर और वॉल्यूम है 1 लीटर, उसमें मुझे वाटर का वॉल्यूम निकालना है ना। और रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन है वो बन रहा है सेंटीमोलर, तो 0.01 मोलर, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम होगा V फाइनल वो कितना होगा V+1, ये हो जाएगा, इन दोनों को मिला दूंगा तो, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इस ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि मोल कांस्टेंट रहते हैं, तो पहले m इंटू वी, बाद में m रिजल्टेंट इंटू V+1, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू वी इक्वल्स टू 0.01 इंटू 1 प्लस वी, तो यहाँ से V आ जाएगा 9 लीटर, मतलब कि जो H2 है वो 9 लीटर मिलाया गया होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज कंसंट्रेशन टर्म वाले टॉपिक समझ में आ गए होंगे। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।